कल हमारी चर्चा हो रही थी प्रेसिडेंट के बारे में कि इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति जैसे बेहद महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले जो पद होते हैं उनमें भी यदि संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की बात रहती है तो उन्हें उनको इम्पीचमेंट के द्वारा पारित कराकर उस पद से मुक्त कराया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट के से संदर्भित विशद चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। तो इस पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे कैसे राष्ट्रपति का या तो वो रिजाइन करेंगे या फिर उनका टर्म पूरा हो जाता है और तीसरा है रिमूवल के माध्यम से। तो रिमूवल के लिए हमने बताया था कि जो इम्पीचमेंट है महाभियोग है उस पर उसके माध्यम से आर्टिकल 61 के तहत उस पद से उन्हें मुक्त किया जा सकता है। किंतु चूंकि यह बेहद जटिल प्रक्रिया है, सामान्य स्थिति में इस प्रकार से संभव बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि आज तक भारत में ऐसे किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति को भी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने का भरसक प्रयास रहता है और सरकार की बना स्थिति के अनुसार से उनके सलाह से वो निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र होते हैं और यही कारण है कि अभी तक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है। तो आज हम राष्ट्रपति जैसे बेहद महत्वपूर्ण पद के बारे में चर्चा करनी है कि इसकी क्या पावर हो सकते हैं। जब भारत का ये प्रथम नागरिक है, भारत का हर प्रकार के कार्यों का संपादन भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम से होता है, तो निश्चित रूप से इनका पावर भी उसी रूप में बड़ा व्यापक होगा, निश्चित रूप से है भी। तो आज हम पावर पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण जो है एग्जीक्यूटिव पावर, इसके अंतर्गत चूंकि राष्ट्रपति यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मेशन में यूनियन गवर्नमेंट के लिए वह सर्वोपरि होते हैं, इस हैसियत से भी इनका पावर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में हमने एग्जीक्यूटिव के लिए चर्चा की थी। तो उसके हेड होते हैं राष्ट्रपति, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये यूनियन गवर्नमेंट में मंत्रियों को शपथ दिलाने, उस पद पर नियुक्त करने का भी अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। यानी इस प्रकार की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रदान किया गया है। फिर उसके बाद है पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव, यानी जो हाईएस्ट पद पर है ऐसे पर्सनालिटी को
अपॉइंट्स करने का अधिकार भी और उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय को है। और यह सामान्यतया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह पर इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज। आपको ज्ञात होगा कि 7 जो यूनियन टेरिटोरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके भी ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते हैं, क्योंकि ये यूनियन गवर्नमेंट के सर्वोपरि होते हैं, इसलिए इस प्रकार का अधिकार होता है। ये बात सत्य है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के ही विचार से होता है, किंतु इसका रोल इसमें भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ज्ञात होगा कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर सीधे प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश पे सीधे प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है, संपादित होता है और इनके देखरेख के लिए राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उप राज्यपाल होते हैं जो इसको देखते हैं, वो भी राष्ट्रपति के ही नाम पर कार्य होता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो यूनियन टेरिटरीज में है वो भी उसका भी प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। इसके बाद है मिलिट्री पावर। आप सबको ज्ञात है कि भारतवर्ष में जो रक्षा विभाग है, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं, सुप्रीमो होते हैं, यानी तीनों सेना के अलग अलग सुप्रीमो होते हैं। जो स्थल सेना के होते हैं उनको हम लोग जनरल के रूप में जाते हैं। सुप्रीमो ऑफ है जो है स्थल सेना, तो इसको जनरल के नाम से जाना जाता है। फिर उसी प्रकार से वायु सेना के सुप्रीमो को हम चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं और जल सेना के सुप्रीमो को हम एडमिरल के नाम से जानते हैं। और इन तीनों का प्रमुख अभी इधर माननीय प्रधानमंत्री जी के, वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल में कि इन तीनों सेनाओं का एक सर्वोच्च अधिकारी होना चाहिए, जो वो उसको मॉनिटरिंग करेंगे। जो इसी में जो सीनियर मोस्ट होंगे वो उनको मॉनिटरिंग करेंगे या अलग से एक प्रतिनिधित्व करेंगे ये तीनों सेनाओं का। और सबसे ऊपर में राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी कमांडर के रूप में होते हैं। तो इसीलिए इनका और भी दायित्व बढ़ जाता है, कार्य बढ़ जाता है, शक्तियां होती हैं। वह क्या है कि ये सुप्रीम कमांडर के रूप में जाने जाते हैं डिफेंस विभाग में। इसके बाद है ये प्रेसिडेंट, वह इनको पावर है कि युद्ध की घोषणा और शांति की घोषणा का भी अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। इस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति, जैसे अब किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बनी या युद्ध प्रारंभ हो गया तो बाद के कालखंड में
युद्ध किसी भी स्थिति में वह सदैव विनाशकारी ही होता है। इसीलिए अंततः जब विभिन्न देश के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष जब युद्ध की विनाशक स्थिति को महसूस करते हैं तो अंततः विराम लेते हैं, शांति का मार्ग अपनाते हैं। तो उस स्थिति में अपने देश की ओर से शांति वगैरह के लिए घोषणा राष्ट्रपति महोदय के ही द्वारा होता है। आपको आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारी क्षति तबाही हुई थी दुनिया की। सेकेंड वर्ल्ड वार में उससे भी बहुत बेहद तबाही अधिक हो गई थी। और यही कारण था कि लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य था विश्व में शांति कायम करना और विश्व कल्याण की चिंता करना। ये अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हाल ही में, ये 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, चीनियों द्वारा जो विश्वासघात किया गया, स्थिति अभी विस्फोटक है। भारतीय जवान सेना कमर कसे हुए है कि चाइना के किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और चाइना 1962 की भूल न करे, अन्यथा स्वयं जिस प्रकार से आग के साथ, आग के इर्द गिर्द में कीड़े मकोड़े आते हैं तो स्वयं झुलस जाते हैं, तो वही स्थिति चाइना की होगी। इसी में भलाई है कि वह अपनी सीमा में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, भारत को उकसाए नहीं और भारत के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से बाज आए, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि भारत दुनिया का महानायक के रूप में जाना जाने वाला देश है, की श्रेणी में आ गया है और दुनिया के पॉलिटिक्स में भारत अभी सर्वोच्च स्थान के करीब में है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति जो वर्तमान में है वह बेहद प्रशंसनीय है और दुनिया इसकी प्रशंसा करते नहीं करती। और यदि विश्व युद्ध की भी स्थिति बनेगी तो भारत के पक्ष में विश्व के अधिकांश राष्ट्र आ जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि चाइना अपनी औकात को समझते हुए अपने किए करतूत पर पश्चाताप करे और अपनी सीमा और में ही रहे तो बेहतर होगा। तो इस मेरा बताने का प्रयोजन यह है कि युद्ध की स्थिति अथवा शांति की स्थिति की घोषणा भी का अधिकार भी, की शक्ति भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ही जाता है। अब है डिप्लोमेटिक पावर, जो अभी अभी हमने चर्चा की थी कि दुनिया के तमाम देशों का एक दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध हो और सभी देश एक दूसरे देश की का अहित न करे, सबका हित की बात हो, अपने राष्ट्र के हित के साथ साथ दूसरे देश का भी भलाई हो, शुभ हो, इस प्रकार का प्रयास होता है। तो इसमें संबंध बनाए रखने के लिए, तमाम देशों के साथ मधुर संबंध के लिए, आयात निर्यात के लिए, विदेशी नीतियों का की समीक्षा के लिए, इन तमाम जितने भी प्रकार की बिंदुएं होती हैं उसके लिए प्रत्येक देश में एम्बेसडर भेजे जाते हैं, जिसका काम होता है दो देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने में सहयोग
प्रदान करना। तो वैसी स्थिति में ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, जितने भी एम्बेसडर होते हैं, वो दूसरे देश में जो अपॉइंट करेंगे, तो इस प्रकार की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ही द्वारा होती है। और फिर दूसरे देश से भी जो अपने यहाँ एम्बेसडर के रूप में आएंगे, राजदूत के रूप में, तो उनका भी नियुक्ति पत्र को स्वीकार करने का अधिकार की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है। फिर उसके बाद है कि जितने भी प्रकार के वार्ता होती है, जितने भी प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, वह राष्ट्रपति के ही नाम से होते हैं। और इंटरनेशनल स्तर पर भी साथ ही साथ इसमें जब भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर तो राष्ट्रपति को ही यह दायित्व रहता है, वह ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वह अटेंड करे। तो ये सारी स्थितियां, इस प्रकार की शक्तियां डिप्लोमेटिक पावर के अंतर्गत आता है। इसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर। सबको ज्ञात है कि विधान बनाने में जब तक राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर नहीं होगा, दोनों सदन के द्वारा भले ही पारित हो जाता है, किंतु अंततः राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी नियम विधान बनता है देश के हित में, राष्ट्र के हित में। तो इस प्रकार का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय को है, सम्मन जारी करना और प्रोरोज, ये दोनों हाउस के लिए, यानी कि सत्रावसान की घोषणा और फिर इस प्रकार का सत्र को बुलाना राष्ट्रपति महोदय को ही इस प्रकार की शक्तियां होती है। फिर उसी प्रकार से राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है, इस प्रकार की शक्तियां होती है कि राज्यसभा में वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, और यदि प्रतिनिधित्व कम रहता है तो याद होगा कि 2 मेंबर, हम ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति को अधिकार है वो लोअर हाउस में 2 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे एंग्लो इंडियन के रूप में, और 12 मेंबर को अपर हाउस में ही करेंगे। फिर एक और शक्तियां हैं इसी में, एड्रेस टू बोथ हाउसेज, दोनों सदनों को एड्रेस करने का कार्य की भी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय की है। इसके बाद है कि एवरी बिल रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जितने भी प्रकार के बिल होते हैं वो अंततः राष्ट्रपति महोदय के समक्ष आता है, जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस क्या चीज है? कभी कभी ऑर्डिनेंस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है, 2 नंबर या 3 नंबर का, राइट अबाउट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के बारे में लिखना है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति महोदय का बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है रोल। तो इस हैसियत से भी राष्ट्रपति की शक्तियां अधिक होती हैं। ये ऑर्डिनेंस तब जारी किए जाते हैं जब सत्र नहीं चल रहा होता है। सेशन चलता है, 3-4 सेशन चलते हैं सत्र में, साल में, तो बाकी के कालखंड में क्यों नहीं चलता है? प्रश्न उठता है कि आप ही लोगों को देखा जाता है कि साल भर में कम से कम 300 दिन, या नहीं 300 तो 280, 275 दिन तो जरूर कक्षाएं चलती हैं, 275 दिन। तो ऐसा नहीं है, संसद में इस प्रकार से सत्र नहीं चलता है, बल्कि वहां पर कुल मिलाकर के 3 महीना से 4 महीना ही, 3 महीना के ही लगभग सत्र चलता है। बाकी के कालखंड में क्या होना चाहिए, क्यों खाली छोड़ा जाता है? इसलिए खाली रखा जाता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, वे सारे के
सारे अपने अपने क्षेत्र को जाएं, अपने अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुने और उसके तदनुरूप समस्याओं का समाधान करें। इसलिए इस प्रकार का गैप रहता है। और देश विदेश के साथ संबंध बनाने में भी देश विदेश जाना होता है, लेकिन बेसिकली ये जो गैप दिया जाता है इसी ख्याल से दिया जाता है। तो मैं बता रहा था कि ऑर्डिनेंस जारी करने की बात है, जब सत्र नहीं चल रहा होता है, अकस्मात उस कालखंड में कोई विषम परिस्थिति, विशेष आवश्यकता की स्थिति या इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वैसी स्थिति में मतलब प्रेसिडेंट हैज राइट टू इशू एन ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंग टू फेस दैट सिचुएशंस। क्योंकि सत्र को बुलाना है विभिन्न मंत्रिमंडल का और फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को बुला करके विचार लेना, उन बिंदुओं पर चर्चा करना, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण समय रहता है, उतने छोटे से कालखंड में इस प्रकार की से पुनः सत्र को कॉल करना, मेंबरों को कॉल कर करके सत्र की कार्यवाही शुरू करना, ये असंभव हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या किया जाता है कि एक आदेश जारी कर दिया जाता है। वह आदेश विशेष प्रकार का आदेश होता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ जाता है अध्यादेश। अध्यादेश ऑर्डिनेंस तो विशेष प्रकार का आदेश राष्ट्रपति महोदय दे सकते हैं, ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को है, और वह आदेश उसी प्रकार से मान्य होता है जिस प्रकार से कि संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षर के बाद वह नियम बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से रहता है, किंतु इसका लिमिटेड कार्यकाल एक निश्चित कालखंड के लिए होता है, 6 महीना तक के लिए ही। यानी जब अधिकतम जब सत्र प्रारंभ होगा उसके 4 सप्ताह बाद तक वह घटित रहेगा। यदि सदन महसूस करता है कि इस प्रकार का आदेश जारी करना देश हित में है, राष्ट्र हित में है, वह उचित है, तो उसको पास कर देता है, ओके कर देता है। यदि लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो यानी विशेष कालखंड में जब सत्र नहीं चल रहा होता है, उस स्थिति में जब कोई विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तत्काल कोई निर्णय लेना होता है, नियम पारित करना होता है, इस स्थिति में प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति इस प्रकार का आदेश जारी करते हैं। तो ऐसी शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास। इसके बाद है फाइनेंशियल पावर। मनी बिल वगैरह जो होता है, ये बात अलग है कि मनी बिल का निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर का होता है, आपको हम पहले बताए होंगे, किंतु ये क्या है, तो रिकमेंडेशन होना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय का उसमें की सहमति होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। इस प्रकार की का अधिकार भी है। फिर है कंटिजेंसी फंड है, उसको भी उस पर भी अधिकार राष्ट्रपति महोदय का आता है। फिर जो एनुअल बजट होता है उस पर भी निर्णय लेने का अधिकार सिग्नेचरी होते हैं। तो इस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। फिर है जुडिशियल पावर। इसमें हम सब जानते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, तीनों अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, ये दोनों एक दूसरे से बहुत लिंक्ड हैं, किंतु न्यायपालिका को स्वतंत्र इकाई रखा गया है, अंग रखा गया है। तो न्यायपालिका की ओर से भी यदि निर्णय लिए जाते हैं या विशेष प्रकार का ऐसा प्रावधान रहता है कि न्यायपालिका ने जो
किया उसको सामान्यतया उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि तब यानी कि ये एक श्रृंखला बनी हुई है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी है सिंगल बेंच, डबल बेंच। इस प्रकार से जाते जाते अंततः जब बेहद सेंसिटिव मामला रहता है, बहुत ही लोक महत्व का मामला रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट तक केस जा सकता है। और उस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दे लिया गया, जजमेंट दे दिया गया, now they have the concerning person had no right to go anywhere because Supreme Court is the highest body of this organ, so no one is entitled to go anywhere। ऐसा प्रावधान है। एकमात्र विकल्प रह जाता है कि वो राष्ट्र अंततः क्षमादान के लिए महामहिम महोदय राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, किंतु राष्ट्रपति भी इसका ख्याल रखते हैं कि हर किन्हीं को क्षमादान न करे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की स्थिति में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की स्थिति में बेहद कम, क्योंकि राष्ट्रपति को यह भी मर्यादा ध्यान में रखना होता है कि जुडिशियरी के द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं वह सर्वमान्य है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है सामान्य स्थिति में। किंतु हमने अभी अभी कहा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की स्थिति में बहुत ही कम ऐसा अवसर आता है जिसमें राष्ट्रपति को, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी एक ऐसा प्रश्न, ऐसे पर्सनैलिटी है जहां की व्यक्ति अंततः क्षमादान भीख मांगने आदि के लिए पहुंच जाते हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट हैड आल्सो राइट टू ग्रांट दैट पार्डन। तो इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति महोदय को है कि किसी को क्षमा, अब पूरे क्षमा नहीं, अब किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे यदि बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बेहद प्रशंसनीय है, किसी कारण से जाने अनजाने में या जो कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें वो बुरी तरह से वो दोषी साबित हो गए हैं और उन पर मृत्युदंड तक की स्थिति आ गई है, वह शपथ लेता है, प्रण लेता है और भीख मांगता है जीवन दान के लिए। राष्ट्रपति को यदि लगेगा, उनकी भी एक कमेटी होती है, उनके यहाँ सिफारिश किया जाता है ये देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए क्या आगे क्या कुछ है इसका बेनिफिट मिल सकता है, बहुत सारी बातें हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः निर्णय लेते हैं और उनको क्या करते हैं। तो अब जैसे उस जजमेंट को जो न्यायपालिका की ओर से दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया तो उसको आजीवन कारावास में उनकी सजा को बदल सकते हैं, जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो उनको 10 वर्ष की कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कम बेसी यानी परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, किंतु राष्ट्रपति ऐसा प्रायः करते नहीं है क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा है और न्यायपालिका की गरिमा को हमेशा सब ध्यान में रखते हैं। विशेष परिस्थिति में ही बिरले ही किसी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ इस प्रकार की बात रहती है, उनको क्षमा करने का भी अधिकार है और वह केवल और केवल राष्ट्रपति को ही है। तो इस तरह से ये जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। एक है इमरजेंसी पावर। अब युद्ध की स्थिति बन गई या विदेश दूसरे देश के साथ इस प्रकार की स्थिति बन गई या कि संवैधानिक मैकेनिज्म जो है, मशीनरी जो है वो फेल्योर हो रहा है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कमी आ रही है। इस स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्ति का
प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, इस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते हैं। इस प्रकार का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि और भी ढेर सारी बातें हैं, किंतु जो महत्वपूर्ण बातें थी राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, उसको हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। किंतु आप लोगों को जब ऐसा रहेगा कि राइट अबाउट द पावर एंड द फंक्शन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसमें उसमें लिखा रहता है 20 वर्ड, 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, इस प्रकार से रहता है, या इतना सेंटेंस में रहता है। तो यदि मान लीजिए कि 3 ही नंबर का प्रश्न है, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, तो केवल पॉइंट दे करके एक एक लाइन करके एक्सप्लेन कर देना है। यदि लगता है कि बहुत बड़ा है, हालांकि बहुत बड़ा रहेगा नहीं, वो हायर स्टडी वगैरह में रहता है, तब उसको डिटेल्स में हम जाएंगे। किंतु इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं राष्ट्रपति की है, इस पर आज हम लोगों की चर्चा हुई। आज इतना ही, धन्यवाद।